अफनान साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। जिस तरह से हमने देखा है कि ANP हो, JUI हो या तहरीक इंसाफ हो, या तो नए इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है या धरनों का आगाज़ जो है वो उसका ऐलान किया जा रहा है। क्या फ़ील कर रही है हुकूमत इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि आपको मालूम है कि इकॉनमी पहले ही सफ़र कर रही है। अगर सड़कों पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है तो इससे नुकसान तो सभी का होगा, सिर्फ आपका नहीं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम हो गई, ANP हो गई और दीगर जमातें हो गई, इंक्लूडिंग PTI, हम सबसे जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं और जो भी मामलात हैं वो इवेंचुअली होते बातचीत से ही रिजॉल्व हैं। तो उन मसाइल को हल करने के लिए बेहतर यही है कि अफ़ाम व तफ़हीम से चला जाए, बजाय इसके कि सड़कों पर जाया जाए। क्योंकि अगर 2013 से 18 PTI सड़कों पे जाके देख चुकी है कि इलेक्शन तो पहले नहीं हुआ था, और अगर इलेक्शन वो पहले भी चाहते हैं या कोई और भी मामलात हैं तो वो मामलात बातचीत से ही हल होंगे। वो इस तरह अगर कोई हमें धमकियां देगा या हमें कोई कहेगा हमारी आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश करेगा तो फिर ज़ाहिर है वो फिर इस तरह मामलात तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इकॉनमी के हालात ज़रूर मैं समझता हूँ कि चैलेंजिंग ईयर है हमारे लिए, और क्योंकि IMF का ज़ाहिर बजट है और हमारे काफ़ी मुश्किल से टारगेट है और हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो लेकिन इंशाल्लाह अगला साल और उससे अगला साल फिर मज़ीद बेहतर होता जाएगा। और इसके साथ साथ अफनान साहब, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया है 12 जुलाई को। वो कह रहे हैं कि जब तक रिलीफ नहीं अवाम को आप देंगे हम उठेंगे नहीं वहाँ से। तो एक तरफ तो पॉलिटिकल अपोजिशन तो है ही, लेकिन ये जो महंगाई है ये हर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक प्रेशर का एक आंसर बन जाती है। और इस बार भी जो बजट आया है उसके इम्प्लिकेशंस यही आ रहे हैं कि लोग खुश नहीं हैं इस करंट पॉलिसी से जो कि इकॉनमी को चला रही है। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मामलात कोई बहुत आइडियल नहीं है और चैलेंजिंग मामलात हैं, और महंगाई का जो मसला है वो बार बार जो है वो आवाम को तंग भी करता है, और हम भी, हमारे लिए भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा इशू इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें आपका पॉलिटिकल कैपिटल बर्न होता है बहुत ज़्यादा अगर महंगाई हो। तो हमें नेशनल कॉम ये देखना पड़ेगा कि ये जो हम डेफिसिट बजट देते हैं, इस साल तकरीबन 8,500 अरब रुपए का डेफिसिट बजट है, और ये पिछले कई मतलब कि जब से मैं देख रहा हूँ तब से ही मामला चल रहा है। ये हमें इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये डेफिसिट बजट होता है और फिर ये पैसा बोरो करती है गवर्नमेंट और उससे इन्फ्लेशन आती है और उसके बाद ज़ाहिर मामला ख़राब होते हैं। तो अगर इन चीज़ों को हम एड्रेस करना चाहते हैं तो ये हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। हमने पहले भी चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की है, मैं दोबारा भी इसकी बात कर रहा हूँ, और अगर तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के एक एजेंडा बिल्ड कर लें तो ये हो सकता है कि हम, ये हमारा IMF प्रोग्राम आखिरी IMF प्रोग्राम, अच्छा, मतलब कंसेंसस अगर हमने नहीं किया तो फिर ये इसी तरह ही चलेगा। सही, ठीक है। हुमायूं साहब, कंसेंसस के बगैर होगा नहीं। जी हुमायूं साहब, आप तरदीद करते रहे हैं, आपकी पार्टी तरदीद करती रही है इंटरनल रिफ्ट्स की, लेकिन अब जो ये डिफरेंसेस हैं ये तो पब्लिसाइज हो गए हैं ना। अब कल भी एक ख़बर रिपोर्ट हुई कि गालिबन 4 जुलाई को अब अडयाला जेल में दोनों धड़े जो आपके पार्टी के अंदर बन चुके हैं वो दोनों खान साहब से मुलाकात करके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। तो फाइनली अब तो आप तस्लीम कर लेंगे कि 2 धड़े हैं आपकी पार्टी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताइन। देखिए, इस तरह है, ये 2 धड़े आप कह सकते हैं, 2 धड़े कह लें, आप इसको 2 स्कूल ऑफ थॉट कह लें, आप इसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लें। ये हर जगह पे होता है, जहाँ भी 3, 4, 5, 6 लोग बैठे होंगे वहाँ पे आपको हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। और देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा हेल्दी, और अगर आप देखा जाए जो हुकूमत होती है उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू, उससे फ़र्क होता है, और यही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ना हुकूमत को स्टेबलाइज रखती है अगर हुकूमत के अंदर अकल हो तो। ठीक है, अब आ जाती है बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। देखिए, वहाँ पे जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि एवरीबडी रिवॉल्व्स अराउंड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूरज है इमरान खान, उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जो कि आइडियली वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शख्सियात ही अहम होती हैं। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं। देखिए, दुनिया में जहाँ भी जिसने भी कोई पार्टी बनाई है, जो पार्टी बनाने वाला शख्स होता है ना
उसके इर्द गिर्द जरूर घूमती है, लेकिन एक दफा जब वो इंस्टीट्यूशन बन जाता है तो फिर आप बिल्कुल सही कहते हैं, और आइडियली यही होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन बनने के बाद वो उसके इर्द गिर्द महवर नहीं रहता, फिर वो एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे वो यंगेस्ट जमात है, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उसमें से, लेकिन जो 40-50 सालों से है उनमें क्या हो रहा है, उनमें तो वो बाप चला जाता है तो बेटे को मिल जाता है, बेटा चला जाता है तो भाई को मिल जाता है, और उसके अलावा तो उन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया। नए चेहरे पिछले 40 साल से आपने नए चेहरे कितने देखे हैं? किसी और पार्टी में इतने नए चेहरे देखे? इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या हुआ, पुराने चेहरे गए थे, आपको कितने 800 एंड समथिंग नए चेहरे सामने आ गए, और उनमें से ज्यादातर जीत कर आ गए। ये तो शुक्र करें फॉर्म 47 का कि ये लोग सारे बैठे हुए हैं, वरना तो इनमें से कोई भी नहीं बैठा था। लेकिन ये हुमायूं साहब जो नए चेहरे जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो पुराने चेहरे फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ड्राइवर लेवल के लोग हैं, कोट एंड कोट। उन्होंने कहा मरवत साहब या और लोगों की मिसाल दी, इन्होंने एम्बेरसमेंट में रिजल्ट किया पीटीआई के लिए, तो इसको हम क्या नए चेहरे कहें, क्या कहें? इस तरह है, मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मतलब लेट्स पुट इट लाइक दिस, अगर मैं हिस्ट्री के लिहाज से चलूं तो जब तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं आए थे वो उन्होंने कोई सीट कभी नहीं जीती। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट हैं, आप उसको छोड़ दें। फवाद चौधरी साहब तो मतलब पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम नहीं था जितना परवेज खटक का था। परवेज खटक तो बहुत बड़ा नाम था। परवेज खटक तो ये कहता था कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई है केपी में, वो तो कहता था कि मैं ना हूं तो सब कुछ है। आप देखिए परवेज खटक को हराया किसने है? एक गुमनाम आदमी ने, जिसका कोई अगर आप वो कह लें ड्राइवर की बात है, जो भी कर लें, जिस लिहाज से कर लें, लेकिन वो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, ये फैमिली पॉलिटिक्स और उससे बाहर निकल चुका है। वो असल में अवाम उनको ढूंढ के, क्या मुश्किलें नहीं आई हैं इस इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, अवाम के सामने। अवाम ने वो सारे हर्डल्स क्रॉस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया है। ये तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता ये है कि यहाँ पे आपने इस दफा जो देखा है, जिस तरीके से पूरी दुनिया, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स थे, उन सब लोगों ने, जितने भी तज्जियाकार थे, जितने लोग थे, सब ने ये कहा है, इंक्लूडिंग PMLN के, पीपल्स पार्टी के अपने लोगों ने कहा है कि हाँ हम हार गए थे, हम जीतना नहीं चाहते। उनमें से निसार साहब ने तो ये भी कह दिया था कि मैं इज्जत की हार बेहतर समझता हूँ जिल्लत की जीत से। बाज लोगों को जलील होने का शौक है, वो कहते नहीं हमें जिल्लत की जीत ज्यादा पसंद है इज्जत की हार से। अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी चले मैं आपने इस पे कहा ना, आपने कहा कि ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की बात की, मैं इस पर जवाब ले लूँ। अफनान साहब, 2023 के अंदर नवंबर में, यानी कि आज से 7 महीने पहले अमेरिकन कांग्रेस में एक करारदाद पेश होती है, और उसमें पाकिस्तान के हवाले से जो इंतखाबी शफाफियत है या प्री पोल जो कंडीशनिंग थी, उस पर कंसर्न्स थे। अब इन सारे पीरियड में 7 मंथ्स में किसी ने परसू नहीं किया इसको। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि 435 अरकान में से 368 ने उसे कंफर्म कर दिया कि वाकई एक जमात से ज़्यादती हो रही है, उनके वर्कर्स को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। ये इतनी बड़ी तादाद है जितनी बड़ी इसराइल के लिए भी खड़ी नहीं हुई अमेरिका में कि वो एट्रॉसिटीज़ जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर लें। ये अटर फेलियर नहीं है कि आप इग्नोर कर रहे हैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स को, वर्किंग ग्रुप को, अमेरिकन कांग्रेस को, और कह रहे हैं कि उनकी कोई वक़्त नहीं है, जबकि PTI का बयानिया वहाँ पे रूल करता दिखाई दे रहा है? देखिए बात यह है कि 6-7 महीने पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी और एक केयर टेकर सेटअप था। नहीं, करंट में रिस्पांस की बात आए हुए भी 3 महीने नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं कि इसका रिस्पांस बेहतर होना चाहिए था, मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है जब एक केयर टेकर सेटअप होता है, केयर टेकर से एक और सेटअप आता है, तो उसके अंदर फिर ये और फिर स्टार्ट हो बिल्कुल, तो इस तरह के मामला हो जाते हैं। लेकिन इसको हम इंशाल्लाह इसको काउंटर करेंगे। ये तकरीबन 1 साल पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक पिटिशन इन्होंने मूव की थी पूरी दुनिया में, अमेरिका में, बरतानिया में, और वो भी इसी तरह ही की थी कि पाकिस्तान का इलेक्शन से रिलेटेड, और उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से हमने अमेरिका में भी काउंटर किया था और बाकी ममालिक में भी किया था। तो इसको भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसको ऊपर स्ट्रैटेजी बनेगी। जहाँ तक ये बात कर रहे थे मेरे भाई
कि जी डॉक्टर निसार चीमा जो है वो उन्हें इज़्ज़त अजीज़ थी, तो ये बात ठीक है, डॉक्टर निसार चीमा साहब बहुत ही इज़्ज़तदार आदमी है, मगर डॉक्टर निसार चीमा जैसा इज़्ज़तदार आदमी एक भी पीटीआई में नहीं है, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में इन्होंने सबने जो है वो अपने रिजल्ट तब्दील करवाए। 35 सीटें ऐसी थी नेशनल असेंबली की जहाँ पे जो रिजेक्टेड वोट से वो ज़्यादा थे विक्ट्री मार्जिन से, और वो सारी पीटीआई को मिली, और इस तरह इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। और ये जो सारा आज गंद है, ये जो हाइब्रिड रजीम वाला, उसकी बुनियाद रखने वाले ये हैं। तो ये जो है ये इस तरह की बातें करते हैं, मुझे कभी कभी अफसोस होता है। फिर इन्होंने ये फरमाया कि जी ये क्योंकि जो फाउंडर होता है उसी की पार्टी होती है। अफनान साहब, अब तक है हाइब्रिडाइजेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब तक है? बिल्कुल है, कहते हैं वो एकदम से थोड़ी खत्म होगी। अच्छा, उसमें टाइम लगेगा। जहां तक ये बात कर रहे हैं पार्टीज की फाउंडिंग की और फाउंडर्स की, तो पीएमएलएन जो है वो जुलाई 1993 में बनी और पीटीआई अप्रैल 1996 में बनी। तो ये कौन सी 40-50 साल पुरानी ये जमातें जिनकी ये जिक्र करते हैं, वो कौन से हवा में ये मामलात हैं? पीटीआई के अंदर नए चेहरे कौन से हैं मुझे बताएं। फवाद चौधरी नया चेहरा था, कितने मैं अभी गिनवा दूं आपकी, ये जो अभी परवेज खटक की बात करें नया चेहरा था। बिल्कुल, ये नए चेहरे कहां से आए? वो जो आमिर महमूद या उस्मान बुज़दार, ये नए चेहरे थे। ये सारी कहीं नहीं, इधर इस पार्टी से लिए उस पार्टी से लिए, उस वक्त सारा कुछ ठीक था उस वक्त, बल्कि ये कहते थे हमने विकटें गिरा दी। आज ये लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर निसार चीमा जैसा एक बंदा नहीं है पीटीआई में इज्जतदार, ये भी मैं आपको बता दूं। वरना 2018 के एक बंदा नहीं जिसने कहा कि हमने अपना इलेक्शन का रिजल्ट वो करते। इन्होंने 2024 में भी अपने रिजल्ट तब्दील करवाए पीटीआई वालों ने, लेकिन एक ने नहीं कहा कि नहीं करते। तो ये मामला जो है ये अफनान साहब, लेकिन अब जो करंट उनकी लीगल लीडरशिप है जिसमें लॉयर्स हैं बहुत से, इनको तो कह सकते हैं नए चेहरे के नहीं? इनको आप कह सकते हैं नए चेहरे, बिल्कुल। इसको ज़ाहिर है इसको तो मैं नहीं डिनाई करूंगा कि जो कुछ लोग नए आए हैं, कुछ लोग जो है वो ऐसे आए हैं जिनको शायद किसी ने इंस्टॉल किया है इनकी पार्टी में। अच्छा, लेकिन ठीक है, कहते हैं इसी तरह हमारी मुल्क की पार्टी सियासत में सब कुछ चलता है। लेकिन अगर ये मामला आगे ठीक करने हैं और ये अगर ये ख्वाहिश है कि आइंदा इस तरह के मामला ना हो, और जो कुछ 2018 और 2024 में हुआ, बिलखुसूस 2018 में हुआ, उस तरह के मामला आगे ना हो, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को किसी से आपस में बात करनी चाहिए। ठीक है, और कानून तब्दील करने चाहिए, और ये हो सकता है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। पहले आरओ जो थे 2013 में और 8 में जजेस में से थे, रिजल्ट जो थे वो बेहतर थे, इतने ज्यादा मसाइल नहीं थे। इन्होंने चेंज किया, ब्यूरोक्रेट्स को लेके आए बीच में, इन्होंने चेंज किया कानून इलेक्शन एक्ट 2020 में कि जी इलेक्शन सिंबल ले लिया जाएगा अगर इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होगा। वो हमारे लिए इन्होंने बनाया कानून और उस गड्ढे में जाके खुद गिर गए। तो ये सारे काम आप लोग जब कर रहे होते हैं उसको सोचना चाहिए। उसी तरह जैसे नैब पीपल्स पार्टी के लिए आपने तैयार किया था और आपको पे करना पड़ा उसकी वजह से, फिर हमने वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया उसके बाद, और हमने मामलात को सीधा किया, हमने 18वीं तरमीम की। ठीक, तो ये देखें, ये 18वीं तरमीम, ये सारा कुछ इसका मुल्क को आज भी फायदा हो रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।